अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। तो आज हमने एक सेशन रखा है। जो लोग लेक्चरर केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर गाइड करने के लिए ये सेशन हमने रखा है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन के अंदर प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल्स लाइसियम का मैं इंट्रोडक्शन आपको करवाता चलूँ। गूगल्स लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जो पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस और जो दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए ये एकेडमी काम करती है और डिफरेंट बैचेस जो हैं वो चलते हैं। तो अब मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। बहुत से लोगों को मेरा नहीं पता होगा तो बाद में पूछ रहे होते हैं कि सर आपका नाम क्या था। तो मेरा नाम उसामा रियाज है। मैं फाउंडर और सीईओ गूगल्स लाइसियम। गूगल्स लाइसियम अगस्त 2020 से काम कर रही है। वन पेपर के तकरीबन 14 बैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और सीएसएस कंपल्सरी सब्जेक्ट का एक बैच, ऑप्शनल्स का एक बैच और दीगर जॉब्स के बैचेस जो हैं वो कवर हो चुके हैं इन 23 माह के अरसे में। मैं मेंबर भी हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का और एज अ इन्वायरमेंटलिस्ट मैं डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच भी हूँ। मैं एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ आसान खिदमत मरकज़ अज़रबैजान के साथ। जिस तरह पाकिस्तान में नादरा का डिपार्टमेंट है उसी तरह अज़रबैजान का एक डिपार्टमेंट है आसान खिदमत मरकज़। तो आसान खिदमत मरकज़ में मैं एज अ कंसल्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट काम करता हूँ जिसमें आसान खिदमत मरकज़ का जो अवेयरनेस कैंपेन है उनकी इंडोर एयर पोल्यूशन को लेके। तो चूंकि पाकिस्तान के अंदर मैं इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा था 2019 में मैंने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल के स्टूडेंट्स को मैंने लेक्चर्स दे चुका हूँ। तो मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस था उसी को ही देखते हुए मुझे एज अ कंसल्टेंट एज अ मैं समझता हूँ कि मैं एज अ वॉलंटियर मैंने किया अपनी सर्विसेज को। तो एज अ वॉलंटियर मैंने उन्हें ज्वाइन किया। तो एज अ वॉलंटियर कंसल्टेंट जो है मैं उनके साथ अटैच हूँ। मेरा जो वन पेपर का एक्सपीरियंस है 2019 में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वन पेपर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्क्रीनिंग क्लियर था और डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर था। उसके बाद फेब के अंदर कोविड-19 आ गया और जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था वो सस्पेंड हो गया था। उसके बाद यही सीट्स 2021 में आई थी दोबारा, लेकिन उनमें मैंने अप्लाई नहीं था किया। इस वन पेपर के बाद मैंने कोई और वन पेपर दिया ही नहीं। तो मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मैंने बीएस किया था जिसे हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कहते हैं और मेरा मेजर था हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा अज़रबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने स्पेशलाइजेशन कोर्सेज किए थे जिसमें फार्म मैकेनाइजेशन से रेलिवेंट थे और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनसे रेलिवेंट थे। फिर इसके अलावा मुझे एक चांस मिला था अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान में 2 हफ्तों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्पेशलाइजेशन कोर्स करने का। और जो अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान है ये बेसिकली उनके ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग की अकेडमी है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नेशनल पब्लिक स्कूल नेशनल स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी है लाहौर में, जहाँ पे ग्रेड अगर आपने प्रमोशन लेनी है 18 से 19 की, ग्रेड 18 से 19 में या 19 से 20 में, तो वहाँ पे कुछ प्रमोशनल कोर्सेज होते हैं नेशनल स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी में, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग की जाती है। तो उसी तरह अज़रबैजान के ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग का ये इदारा है अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे दुनिया के जो 40 डिफरेंट लोग आए हुए, दुनिया की डिफरेंट 40 कंट्रीज से जो 40 डिफरेंट लोग आए हुए थे उनमें से एक मैं भी था। तो अब आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगा कि वो आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं ताकि आपको
पता चल सके कि मेरे अलावा भी कोई और गेस्ट है। ठीक है, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ओवर टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद साद नईम है और मैंने अपनी डिग्री जो है वो बीएस केमिस्ट्री की हुई है और मैं सर उसामा का क्लास फेलो भी हूँ, उनका स्टूडेंट भी हूँ। हमारी एफएससी और इकट्ठी है विद सेम कॉलेज और सेम एकेडमी, और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में चले गए और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से टाउनशिप लाहौर से बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री किया है विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके बाद आज का हमारा जो सेशन है वो बेसिकली लेक्चरर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के रिलेटेड है कि इसकी प्रिपरेशन किस तरह की जाए। तो इसमें सबसे पहले आपको जो इसका बेसिक क्राइटेरिया है वो एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास केमिस्ट्री में अप्लाई करने के लिए जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो आपकी 16 ईयर एजुकेशन इन केमिस्ट्री है। वो आपके पास नॉमनक्लेचर वाइज अगर कुछ यूनिवर्सिटीज की ना नॉमनक्लेचर डिफरेंट है, तो वो बीएससी ऑनर्स 4 ईयर या बीएस ऑनर जो है वो इन दोनों में से कोई भी यूज की जा सकती है। या एमएससी पहले होती थी तो एमएससी भी इसके इक्विवेलेंट कंसीडर की जाती है। एमफिल उसका क्राइटेरिया नहीं है, ओनली 16 ईयर एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। इसके अंदर आपके पास बीएस केमिस्ट्री वाले अप्लाई करते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, बायो केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, बीएड के कोई मार्क्स नहीं है, एमफिल के कोई मार्क्स नहीं है। अच्छा, इसमें जो बायो केमिस्ट्री वाले अप्लाई करते हैं वो लोग अप्लाई करेंगे जिनका मेजर केमिस्ट्री में है और वो बायो केमिस्ट्री को एज अ ऑप्शनल फील्ड चूज कर रहे हैं। एक बायो केमिस्ट्री है जो बॉटनी जोलॉजी से काफी मैचअप होती है, मिक्स होती है, जैसे कि जीसी फैसलाबाद वाले करवाते हैं, तो उनकी बायो केमिस्ट्री जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती, वो लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एप्लीकेबल होती है। तो अगर वो फिर यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो उन्हें फिर एचईसी से उसका इक्विवेलेंट लेना पड़ता है और इक्विवेलेंट लेने के बाद वो अप्लाई करते हैं। तो 16 ईयर एजुकेशन है वो रिक्वायर्ड है और इसकी एज लिमिट फॉर मेल 33 है और फीमेल की 35 है। अभी जो दोबारा सीट्स आने वाली हैं विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, तो उसके अंदर आपके पास 2 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी जो कि ईयर 22 के लिए पीपीएससी ने तमाम सीट्स के लिए एप्लीकेबल की हुई है, तो वो इसमें मिल जाएगी। ये था इसका बेसिक क्राइटेरिया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है और इसको किस तरह लेकर चलना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी प्रिपरेशन इस तरह है कि हमने अपना कंसेप्चुअल स्टडी जो है ना वो करनी है। क्रैमिंग जो है वो बिल्कुल यूजलेस चीज है इसके अंदर, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में और रिटर्न के अंदर वो कंसेप्ट बेस होंगे और आपको कंसेप्ट ही को एक्सप्लेन करना है। क्रैमिंग उधर आपको किसी किस्म का बेनिफिट नहीं दे सकती। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो जीके है। जीके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी सीट का मेरिट के अंदर, इंटरव्यू मेरिट के अंदर फॉल करने के लिए और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। इस दफा बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर जिनके जीके के मार्क्स की वजह से वो इंटरव्यू में क्वालिफाई हुए हैं और उसके बाद उनकी इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी फाइनल सिलेक्शन हुई है। तो जीके उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई सब्जेक्ट होता है। तो हम इस तरह जो है जीके को भी इक्वल जो है वो प्रिपरेशन करते हैं और आपने जीके को भी फोकस करना है। थर्ड थिंग जो है वो ये है कि सब्जेक्ट को आपने प्रिपेयर करना है, बुक्स के पीछे नहीं भागना। बुक्स के एक ही लेवल की, यानी कि फॉर एग्जांपल आप एफएससी की डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स जो है वो पढ़ने लग जाएं या बीएससी की या बीएस ऑनर्स के अंदर, या कोई एक सब्जेक्ट पकड़ के उसी की स्टार्ट कर दें। फिजिकल पकड़ ली, ऑर्गेनिक पकड़ ली, तो एक ऑर्गेनिक की बुक में भी सेम कंसेप्ट है, दूसरी में भी वही है। तो आप इस तरह एक ही बुक को बार बार नहीं पढ़ेंगे। हमारा मकसद सिर्फ कंसेप्ट प्रिपेयर करना, वो किसी एक बुक से पढ़ लें और उस बुक को पढ़ें जो आपने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ी है यूनिवर्सिटी लेवल पे, या वो बुक जो आपने पढ़ाई है और आप उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं।
कंसेप्चुअल स्टडी करने के बाद आपने जब कंसेप्ट अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आपने फिर एमसीक्यूज के ऊपर आना है और एमसीक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरह आप जो है वो अपने जो कंसेप्ट आपने लर्न किए हैं उन कंसेप्ट्स को रिफाइन करते हैं और अप्लाई करते हैं। और एक ही टॉपिक को बार-बार डिफरेंट बुक्स से नहीं पढ़ना। अगर आप एक से ज़्यादा बुक्स कंसल्ट करना चाहते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ स्किमिंग होगा कि आप डाटा को जल्दी-जल्दी एनालाइज़ करेंगे और ऐसी कोई चीज़ जो किसी और बुक में अवेलेबल नहीं है, आप उसको अपनी बुक के ऊपर राइट डाउन करके उसके ऊपर नोट्स टेकिंग कर लोगे। ये आपकी बैकग्राउंड प्रिपरेशन है, वो आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, वो उतनी आपके लिए अच्छी है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जब कैंडिडेट्स जाते हैं, तो उनको क्या-क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी कैंडिडेट को जब वो एग्ज़ाम्स के लिए जाता है पीपीएससी एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तो उसे कूल माइंडेड होके, काम रह के अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करना है। क्योंकि जब उसका माइंड रिलैक्स होगा, तो वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकेगा, टेंस हालत में या डिप्रेशन में नहीं जाना। क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और मैंने ये पेपर इसी सीट के लिए 2 दफ़ा क्वालीफ़ाई किया, दोनों दफ़ा इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ हूँ। आपने दूसरे कैंडिडेट्स को बिल्कुल नहीं देखना कि वो कितने एमसीक्यूज़ लगा रहे हैं और कितनी स्पीड से लगा रहे हैं, आपने सिर्फ़ अपनी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर फ़ोकस करना है। वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ़ तुक्के मार के गेस वर्क करके जो है ना 100 के 100 एमसीक्यूज़ भरने की कोशिश करते हैं। तो आपने दूसरों को देख के अपनी परफ़ॉर्मेंस को डाउन नहीं करना। और वहाँ पे क्वेश्चंस बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस वाली बुक्स या सोर्सेज़ की तरह नहीं होंगे, वहाँ पे आपको अप्लाइड नेचर के क्वेश्चंस आएँगे जिसके अंदर आपने अपना कांसेप्ट अप्लाई करना है। तो आपने कांसेप्ट की एप्लीकेशन देखते हुए अपने कांसेप्ट्स की एप्लीकेशन देखते हुए अपना पेपर को अटेम्प्ट करना है, गैस वर्क के अंदर नहीं जाना, तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने। अब ये वो 2 चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन देंगी और आप इसको जो है ना रिटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने इसमें डिस्कस करेंगे अब हम इसमें डिस्कस ये करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों फेल होते हैं? वो किस चीज़ में लैग कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स किस चीज़ में लैग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती और वो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो क्रैमिंग के ऊपर फ़ोकस कर रहे होते हैं, वो कांसेप्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। फिर उसके बाद अगर वो कोई स्टूडेंट कांसेप्ट पढ़ लेता है, उसे सीख लेता है, तो उसको फिर अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो है वो कांसेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीखते। केमिस्ट्री के लेक्चरर के पेपर में प्रैक्टिकल्स का पोर्शन भी पूछा जाता है। तो इस दफ़ा कोई 25 टू 30 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिकल्स में से पूछे गए थे, जो एफएससी और बीएससी के प्रैक्टिकल्स में से भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। अब लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि प्रिपरेशन हम स्टार्ट कहाँ से लें, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए फॉर द सब्जेक्ट जिसके 80 मार्क्स हैं। तो हम सबसे पहले ये डिफाइन करेंगे कि आपका जो एग्जिस्टिंग कंसेप्चुअल लेवल है वो क्या है, आपकी केमिस्ट्री का लेवल अभी क्या है और उसको देखते हुए आप अपना पहले लेवल डिफाइन करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट अपना लेवल डिफाइन नहीं कर सकता, तो वो मैट्रिक से स्टार्ट करेगा। मैट्रिक की टेक्स्ट बुक जो बोर्ड की ओरिजिनल है, वो स्टडी करेगा और उससे ऑनवर्ड ऊपर को आएगा। फिर एफएससी है, फिर बीएस ऑनर्स या अगर उसने बीएससी की है और फिर एमएससी और या अपने बीएस ऑनर्स के स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स जो हैं, वो 16 ईयर एजुकेशन तक जो है ना तमाम लेवल्स को स्टेप वाइज़ जो है वो स्टडी करेगा और स्टडी करने के बाद किसी एक लेवल को पकड़ के जो उसने अभी कंप्लीट कर लिया उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करे और प्रैक्टिस करे। तो इस तरह हम जो है वो पूरे की पूरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं। अब इसमें जीके पोर्शन है,
तो जीके पोर्शन के लिए मैंने सर सामा को ज्वाइन किया था। तो इसके साथ साथ सर सामा के लेक्चर्स थे और उनका मटेरियल था जो उन्होंने प्रोवाइड किया, और उसके साथ मैंने खुद न्यूज़पेपर जो है वो अकॉर्डिंग टू हिज गाइडेंस जो है ना वो मैंने स्टडी किया और एमसीक्यूज जो है वो निकाले थे खुद न्यूज़पेपर्स में से। तो आप इस तरह एक मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो लेक्चरशिप की कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो अपना हैंड रेस करे या चैट में, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस करे या फिर चैट में मैसेज में अपना क्वेश्चन भेज दे। एक क्वेश्चन आया है कि सर क्वालिफिकेशन क्या होती है पीपीएससी की टेस्ट की? तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो क्वालिफिकेशन है। सर एक क्वेश्चन आया है कि सर के स्कोरिंग मार्क्स कितने हैं? मेरे 45.5 है। 40 हमारा मेरिट है, और मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स के जो मार्क्स आए हैं डीएमसीज में जो क्वालिफाइड हैं वो उनके 41, 42 और 43 तक हैं, और मेरे 45.5 हैं। कोई और क्वेश्चन किसी का? देखें, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके जो माइंड में कंफ्यूजन है वो दूर होगी। जितने सवाल आप पूछेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो सर पहला सवाल आया कि इंटरव्यू में कितने थे? इंटरव्यू में मेरे मार्क्स 68 हैं। और सर दूसरा क्वेश्चन है कि सर नेक्स्ट पीपीएससी केमिस्ट्री जॉब्स कब आ रही हैं? नेक्स्ट जॉब जो हैं वो एक्सपेक्टेड है कि कोई कुछ वीक्स में, 2-3 वीक्स में मिनिमम टाइम, और मैक्सिमम 2 मंथ के अंदर अंदर आ जाएंगी, क्योंकि रिक्विजिशन गई हुई है। बीपीएससी ने पिछला प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट जो है बीपीएससी ने अब इन सीट्स को अनाउंस करना है। वो मेल की सीट्स कोई 30 से 40 के दरमियान है, और फीमेल की सीट्स जो है वो 60 to 80 पहले वाली रिक्विजिशन में गई थी, अब इंक्रीज हो सकती हैं पॉसिबली। मैंने जी, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर आपने सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे? तो बिल्कुल नहीं, मैंने सारे अटेम्प्ट नहीं किए थे। मैंने 68 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे, और आपको जो सही आते हैं वो आपने अप्लाई करने हैं, वही टिक करने हैं। एक्स्ट्रा में जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग से आप जो है वो लेस देन 40 में चले जाते हैं। एकेडमिक्स का जो फार्मूला है मार्क्स का जी, वो बिल्कुल जनरल सीट्स वाला ही है, और मेरे एकेडमिक्स में 38 है। नेगेटिव मार्किंग में आप उस फॉर्म में फंसते हैं जब आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि लालच करते हैं कि मैंने 80 लगाने हैं, 70 लगाने हैं या 100 लगाने हैं। तो आप इस तरह करें कि आप जितने एमसीक्यूज आते हैं उनको लगाएं, और आपके वो सही होने चाहिए। साइंसेस का मोस्टली मेरिट 40 रहता है, और अगर बहुत भी ज्यादा हो तो लेस देन 50 की रेंज में आ रहा होता है। तो इसलिए आपने अपने जो है वो सही जो आते हैं वो 60 to 70 की ब्रैकेट में रखने होते हैं। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए जो बुक्स आपने यूज करनी है वो किसी भी ऑथर की आप यूज कर सकते हैं। आपने उसके जो पीछे आंसर्स गिवन होते हैं ए बी सी, उनको देखते हुए आंसर नहीं लगाने। आपने खुद एमसीक्यू को उसके कंसेप्ट के अप्लाई करना, क्योंकि बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं। तो आप इस सेंस में अगर वही एमसीक्यूज पीछे जो आंसर ए बी सी लिखे हैं तो वो आपको नेगेटिव भी करवा सकते हैं बीपीएससी में। तो आपने खुद एमसीक्यूज को जो है ना वो प्रैक्टिस करना है, और टेक्स्ट बुक से एज अ रेफरेंस उनके लॉजिक लिख लेने हैं। अच्छा जी, जो पीपीएससी केमिस्ट्री का सेशन जो है ना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का तो अभी तक तो नहीं हो सका, जीके का सेशन ही हुआ है। तो मैं सर से डिस्कस करूंगा कि कंप्लीट केमिस्ट्री की तैयारी के हवाले से। तो जीके का सेशन जो है वही हुआ है अभी, तो केमिस्ट्री के सेशन के हवाले से वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर करना हुआ तो फिर हम करेंगे। अगला क्वेश्चन,
जी बिल्कुल, जो हमारे एफएससी, बीएससी और एमएससी लेवल की टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ते हैं वो इनफ होती हैं, बल्कि ये इनफ से भी ज्यादा हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मेजर फोकस जो है वो आपका बेसिक से अपवर्ड डायरेक्शन में हो, यानी कि आपने पहले मैट्रिक एफएससी स्ट्रॉन्ग करके फिर ऊपर बीएससी एमएससी के लिए जाना है। देखिए जी, बेस्ट मेथड किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का सिंपल सा है कि आपने उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़नी है, कंसेप्ट्स को समझना है और उसके बाद उसको अप्लाई करना है एमसीक्यूज की फॉर्म में, क्योंकि पीपीएससी में एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके पास आना है पेपर। आपको उसके रिएक्शंस याद करने की या इक्वेशंस की डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंसेप्ट हो उस टॉपिक का और उसके बाद उसकी फाइनल फॉर्म का पता हो कि इसमें हुआ क्या है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में जाते हैं तो ऑर्गेनिक में आपके पास आपको पता होगा ये रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है और इसमें कैटलिस्ट क्या यूज हुए हैं, तो आपको उसका आइडिया। और फिजिकल के अंदर आपको पता हो कि ये एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल वान टू इक्वेशन है, तो ये क्यों बनाई गई, पहले वाली चीजें क्या एड्रेस नहीं हो पा रही थी, वान टू ने क्या एड्रेस की और इसकी फाइनल फॉर्म क्या है, तो आपको वो पता होना चाहिए। नहीं नहीं, आप सिर्फ किसी एक बुक को पकड़ें, किसी एक सब्जेक्ट की, और उस एक बुक को ही यूज करें। आपने डिफरेंट ऑथर्स में जाके आपने कंफ्यूज हो जाना और ना ही इतना टाइम होता है कि आप प्रिपरेशन कर सकें। एमसीक्यूज वेबसाइट जो है वो आपके पास है, इलम की दुनिया भी है और कुछ इंडियन वेबसाइट्स हैं जैसे एग्जामविड है, ब्रेनली है, और ये एक दो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जो है ना वो आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं जी, एकेडमिक क्राइटेरिया के अंदर कोई चेंज नहीं आई। ये अभी तक सिर्फ एक अफवाह या सजेशन है, इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर बीपीएससी इम्प्लीमेंट करेगी तो वो लाजमी नोटिफिकेशन इशू करेगी। आपके पास तैयारी के मंथ्स जो है वो मिनिमम 3 मंथ्स हैं और मैक्सिमम 5 to 6 मंथ हो सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छी तैयारी के लिए 2 से 3 मंथ ही रिक्वायर्ड होती है। 2 मंथ के अंदर एक अच्छी तैयारी हो जाती है। जी, आप टॉपिक वाइज ही प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट बुक से करनी है, वो आप गाइड बुक से नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एफएससी की टेक्स्ट बुक पढ़नी है, आप जाके किसी ऑथर की बुक, स्कॉलर, इल्मी या पंजाब कॉलेज या कोई और कॉलेज केमिस्ट्री वगैरह की बुक नहीं पकड़ेंगे, आप टेक्स्ट बुक पकड़ेंगे। ये ना हर दफा का पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है कि केमिस्ट्री की किस ब्रांच में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये कोई एक फिक्स नहीं होता, लेकिन ये है कि पेपर जो बनता है वो सारी ब्रांचेस को टच करता है। हाँ, वो किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन सब ब्रांचेस में से पूछा जाएगा। बायो में से पूछा जाएगा, अप्लाइड, इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, ये सारी की सारी जो है ये पूछी जाती है। जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बड़ा अच्छा और मजे का सब्जेक्ट है। मेरी स्पेशल इंटरेस्ट भी है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और मैंने ये अपनी डिग्री के अंदर पढ़ा भी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। स्पेक्ट्रोस्कोपी के 5 से 7 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का कोई ट्रिक नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिस से आता है। और सर उसामा जो आपको जीके के टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, इसी से आपकी टाइम मैनेजमेंट बनेगी और आपको पेपर में फाइनल जो है बैठ के ये आपको अच्छा जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ये आपकी अपनी कैपेसिटी है कि आप किसी टेक्स्ट बुक के कितने चैप्टर या कितने टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा टाइम अवेलेबल है और आप जॉब वगैरह नहीं करते तो आप पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप टॉपिक वाइज लेके चलना चाहें तो टॉपिक वाइज भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन पढ़ना अथेंटिक सोर्स से है।
देखिए जी, यूट्यूब चैनल्स और लाहौर में कुछ डिफरेंट लोग तैयारी करवाते हैं, लेकिन इश्यू ये है कि पढ़ना तो आपने खुद है, वो आपको लेक्चर दे देंगे, उसके साथ आप डिस्कशन करना और उन कंसेप्ट्स को समझना और अप्लाई करना, इसमें आपकी अपनी मेहनत भी लगेगी, किसी ने घोल के आपके दिमाग में तो डालना नहीं है। तो यूट्यूब चैनल से सिर्फ सुन लेने से आप लेक्चरर केमिस्ट्री नहीं बन जाएँगे। शॉर्ट नोट्स और रिवीजन किस तरह करनी है, तो शॉर्ट नोट्स आप बिल्कुल बनाएँगे और ये टेक्स्ट बुक के ऊपर ही हाइलाइटिंग और लिखने की फॉर्म में होंगी, ये रजिस्टर के ऊपर सेपरेट लिखने की फॉर्म में नहीं होंगी, क्योंकि फिर आप टेक्स्ट बुक और रजिस्टर्स को मेंटेन नहीं कर पाते, तो बुक के ऊपर ही आपने उसको करना है। और रिवीजन जो है वो बिल्कुल इस तरह कि आपने जब अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया है, तो लास्ट फ्यू डेज़ में आप उसके ऊपर स्किमिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके कांसेप्ट्स जो हैं वो रिफाइंड होते हैं, आपने अप्लाई करके एमसीक्यू सॉल्व किए होते हैं, तो आपने सिर्फ उनको एक बर्ड आई व्यू देना होता है। अच्छा, किसी ने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से रेलिवेंट कुछ नहीं पूछा? अच्छा जी, इंटरव्यू के बारे में आपने ये कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है, तो इसके बारे में मेरा लाहौर सेंटर में 2 दफ़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो ये हर कैंडिडेट से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चंस नहीं होते, रिपीट नहीं होते। इंटरव्यू का अरेंजमेंट इस तरह होता है कि इंटरव्यू में एक पीपीएससी का परमानेंट मेंबर होता है, जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं, और उनकी दोनों साइड्स पर 2 और मेंबर्स बैठे होते हैं, जो कि नॉन सीएसपीज़ होते हैं और वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। एक को एसएस कहा जाता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जो पहले क्वेश्चंस पूछेगा, और दूसरे वाला जो है वो आपके पास डीआर कहलाता है, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। मोस्टली केसेस में साइंसेज में वो आपके सब्जेक्ट से ही बिलोंग कर रहा होता है। सोशल साइंसेज या आर्ट्स में वो आउट सब्जेक्ट भी हो सकता है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं और कौन से पूछे जाते हैं और किस पोर्शन से पूछे जाते हैं, ये हर कैंडिडेट की डिफरेंट होते हैं। जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप रिटन के बाद प्रिपरेशन छोड़ते नहीं, आप कंटिन्यूअसली उसको कैरी करते हैं और अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहते हैं। और आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो आपका पहले एफएससी लेवल से पूछा जाता है। जब आप एफएससी के आंसर्स अच्छे से कर लेते हैं, फिर आपको वो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो है वो लेके जाते हैं। तो आप इस तरह उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद वहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन भी पूछा जाता है, और कुछ कैंडिडेट्स का मुकम्मल इंटरव्यू जो है वो प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी हुआ है, यानी कि वो पूरे का पूरा साल्ट एनालिसिस में चले जाते हैं और उसके कंफर्मेटरी टेस्ट पूछने लग जाते हैं, या वो टाइट्रेशन के टाइप्स और इंडिकेटर्स और उसके एंड पॉइंट्स वगैरह पूछने लग जाते हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड का एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अगर वो आपसे पूछ लें कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, तो तब पॉसिबली वो उसमें से क्वेश्चन करें। लेकिन जो इस दफ़ा इंटरव्यू हुए हैं 7 मार्च से स्टार्ट हुए थे, उसमें जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने किसी भी कैंडिडेट से उसकी एकेडमिक बैकग्राउंड, स्पेशलाइजेशन और यूनिवर्सिटी वगैरह डिस्कस नहीं की। उन्होंने डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस पूछे थे, और वो केमिस्ट्री के रिलेटेड थे, और वो उन्होंने मल्टी डायमेंशंस पूछे थे। मल्टी डायमेंशन से कि कुछ ऑर्गेनिक के पूछे हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के, कुछ अप्लाइड के, इस तरह जो है ना, और कुछ प्रैक्टिकल के। और प्रैक्टिकल का पोर्शन 1-2 क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं, कोई रेयरली कैंडिडेट्स होते हैं जिनसे नहीं पूछा जाता प्रैक्टिकल्स में से। अच्छा, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्रेसिंग के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। स्टूडेंट्स मुझसे बहुत पूछते हैं ड्रेसिंग का, इंटरव्यू में ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। ड्रेस कोड के बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये गाइडेंस मैंने भी अपने इंटरव्यू से पहले, मैंने एक अपने दोस्त हैं पीएमएस ऑफिसर हैं, उनसे ली थी। और ये मेल की ड्रेसिंग और फीमेल की ड्रेसिंग जो है ना, वो उसके अंदर एक कह लें कि फ़र्क है, जो कि प्रोमिनेंट होना चाहिए। मेल ड्रेसिंग में ये है कि आपके पास पैंट कोट होना चाहिए, और पैंट कोट का कलर जो है वो डार्क होना चाहिए। आपने 2 पीस डालना है, 3 पीस नहीं डालना है।
और उसके साथ आपने लाइट शर्ट यूज करनी है, और लाइट शर्ट जो है वो आपकी वाइट या ऑफ वाइट की फॉर्म में होगी, और वो आपके उसके साथ आपने जो टाई यूज करनी है वो आपकी टाई जो है वो डार्क कलर की होनी चाहिए। मोस्टली वो रेड और ब्लू की फॉर्म में या ग्रे की फॉर्म में यूज की जाती है, और आपकी टाई जो है वो फूल बूटों वाली नहीं होनी चाहिए जो आंखों को दूर से नजर आए। टाई आपकी प्लेन हो या उसके ऊपर कोई बिल्कुल माइनर सा टेक्सचर होना चाहिए। और आपके शूज का कलर, आपकी बेल्ट का कलर और आपकी वॉच की बेल्ट का कलर सेम होता है, और आपकी सॉक्स और आपकी पैंट का कलर जो है वो सेम होता है। और आपने स्टड नहीं लगाने या कफिंग नहीं करनी, और आपकी टाई जो है वो बिल्कुल एक अच्छी प्रॉपर शेप में होनी चाहिए, और आपकी टाई जो है टाई नॉट जो है वो बिल्कुल एक अच्छी वी शेप में बनी हो, और वो अच्छे से ऊपर तक जो है ना वो बंद हो। ये ना हो कि वो टाई नॉट आपकी लूज हो और वो ऐसे लग रहा हो कि इस बंदे ने पहली दफा जिंदगी में जो है ना वो पैंट कोट डाला हुआ है। और आपके शूज जो है वो पैंट कोट के साथ लेसिस वाले डाले जाते हैं, और जो आपके शलवार कमीज के साथ होते हैं वो विदाउट लेसेस होते हैं, और शलवार कमीज के साथ आपने वेस्ट कोट लाजमी डालनी है, सिर्फ शलवार कमीज डाल के नहीं जानी। और आपका जो परफ्यूम आपने यूज करना है वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए, वो इतना तेज ना हो कि वो किसी के नाक को चुभे। ये कुछ मेल ड्रेसिंग के एलिमेंट्स थे। फीमेल ड्रेसिंग के अंदर उनके सूट्स मोस्टली मोनोक्रोमैटिक प्लेन कलर यूज किए जाते हैं प्रेफरेबली, और वो डिसेंट कलर यूज किए जाते हैं। वो बिल्कुल लाइट कलर येलो या बेबी पिंक टाइप यूज नहीं किए जाते। और शूज जो हैं वो थोड़ी सी हील वाले होने चाहिए, और वो जॉब शूज होने चाहिए पंप्स की फॉर्म में। और उसके साथ आपने जो चूड़ियाँ या रिंग्स होती हैं या कोई और इस तरह की ज्वेलरी मटेरियल होता है वो आपने नहीं डालना। और आपकी फीमेल्स की खास तौर पर एक चीज़ जो लिपस्टिक होती है उसके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी प्रोमिनेंट कलर की ना हो कि वो दूर से ही ऑकवर्ड फील हो रही हो। तो ये कुछ ड्रेसिंग सेंस जो है वो फीमेल का भी जो है ना वो डिस्कस किया जाता है। प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, तो प्रैक्टिकल पोर्शन मेजॉरिटी एफएससी लेवल का पूछा जाता है। बीएससी और एमएससी में उसी की एक्सटेंशन होती है, तो ये एफएससी का आपने प्रेफरेबली प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू में पिछली दफा जो 2020 में इंटरव्यू हुए थे उनमें उन्होंने जीके का पोर्शन पूछा था, और उसके अंदर उन्होंने करंट अफेयर्स और जीके और आपके डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड चीजें डिस्कस की थी। लेकिन इस दफा उन्होंने डायरेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया, क्योंकि इस दफा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा थे और एक दिन में 20 बंदों का इंटरव्यू हुआ था। टाइमिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। मेरा खुद इंटरव्यू 4 से 5 मिनट का हुआ है, और कुछ दोस्त इस तरह भी थे जिनका जो हमारे पहले दिन इंटरव्यू देने गया था उसका टोटल 3 मिनट का इंटरव्यू है। वो बंदा अंदर बैठा 2-3 सवालों का जवाब दिया और बाहर आ गया। और कुछ लोग इस तरह थे जिनका आधे आधे घंटे का भी इंटरव्यू हुआ है। तो आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, आपका नॉलेज मैटर करता है, टाइमिंग मैटर नहीं करती। आप उधर बैठ के आधा घंटा सॉरी सॉरी करते रहें तो उससे आपकी सिलेक्शन नहीं हो जानी। जी सनोबर गुल, आप माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जी बोलें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। देखिए जी, आपका जो इंटरव्यू है वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए, वो आप किस लैंग्वेज में देंगे ये आपकी प्रेफर मीडियम है, आप किसमें कंफर्टेबली बोल सकते हैं। जो कैंडिडेट्स किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वो अपना इंटरव्यू इंग्लिश में भी कंडक्ट करते हैं और उर्दू में भी लोगों ने इंटरव्यू दिया है। तो ये आपके नॉलेज के ऊपर मैटर कर रहा है कि आप इंग्लिश में अच्छा डिलीवर कर सकते हैं या उर्दू में। तो इस तरह जो है वो आप अपने इंटरव्यू को अपनी मर्जी के मुताबिक लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हैं।
बॉडी लैंग्वेज, आपने चेयर के ऊपर कंफर्टेबली बैठना है, टेक लगाकर बैठना, आपके हाथ स्ट्रेट हों, पाँव स्ट्रेट हों और एक्टिवली आपने इंटरेक्ट करना है। और जो आपकी आई कांटेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए और आपने बिल्कुल आईज़ को फ्लक्चुएट नहीं करना, बार-बार पूरे पैनल की तरफ नहीं घुमाना और क्वेश्चंस को अटेंटिवली सुनना है और आपके हैंड मूवमेंट भी मैटर कर रही होती है। उसमें दोनों हाथ नहीं आपने मूव करने होते, एक हाथ को फ्रंट एंड पे मूव करते हैं और एक को बैक एंड पे मूव करते हैं। तो इस तरह आप जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को अप्लाई कर सकते हैं। कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन जो है वो किसी भी टॉपिक की नहीं होती। उसमें आपसे बेसिकली आपके बेसिक कंसेप्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है। जिसके बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे हों, तो वो अच्छे से खुद ही एक्सप्लेन कर लेता है। जी, बिल्कुल, आपने जो प्रैक्टिकल्स हैं वो इंटर लेवल के पंजाब के बोर्ड्स के वो ही आपने प्रिपेयर करने हैं और उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन्स आते हैं। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। जी, टॉपिक वही देते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं ना वही टॉपिक देते हैं। जी, इंट्रोडक्शन लिया जाता है और पिछली दफ़ा इंटरव्यू जो 2020 वाले थे, उनमें उन्होंने इंट्रो लिया था, लेकिन इस दफ़ा वो खुद बाय नेम कॉल करते थे। हेलो मिस्टर साद, कम एंड सिट डाउन। वो खुद ही आपका नाम लेके आपको बैठने का कहते थे, आज यू कंफर्टेबल नाउ? और वो कंफर्टेबल होने का पूछते थे, उसके बाद वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते थे। और इस दफ़ा उन्होंने कोई जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस, कोई आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह नहीं पूछी थी और इंटरव्यू में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपना थीसिस लाज़मी लेके जाना है, जिन्होंने बीएस या एमएससी में किया है या एमफिल का किया है। वो थीसिस का भी पूछते हैं क्योंकि आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मेंशन होता है। और कुछ लोगों का इंटरव्यू जो है वो सिर्फ़ उनके थीसिस और रिसर्च वर्क के रिलेटेड ही होता है। देखिए जी, केमिस्ट्री की तैयारी किस लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए, केमिस्ट्री की कोई भी सीट आए, तो आपकी अगर मैट्रिक स्ट्रॉन्ग है, तो आपको मैट्रिक से नहीं, आपको एफएससी से स्टार्ट लेना चाहिए और अगर आपकी बेसिक्स वीक हैं, तो आपको मैट्रिक से ऑनवर्ड ऊपर की तरफ आना चाहिए। अगर किसी की एमफिल में पब्लिकेशन है तो वो इतनी कोई मैटर नहीं करती। ठीक है, आपका जो टेस्ट का स्कोर है वो मैटर करता है, इंटरव्यू का जो स्कोर है और जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं। आपकी पब्लिकेशन से वो आपसे सवाल तो पूछ सकते हैं लेकिन मैटर नहीं करती। मैं सर से कहूंगा कि वो इस क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन पे थोड़ा नजर डालें। देखिए जी, एमफिल की डिग्री की कोई मार्क्स नहीं है और किसी को प्रेफ़रेंस नहीं मिलती एमफिल और पीएचडी करने पे और नंबर ऑफ पब्लिकेशंस पे भी कोई आपको इस तरह का एज नहीं मिलता। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जानने वाले हैं, तो हम उसमें बहुत सारे लोग जानने वाले जिनकी एमफिल और पीएचडी है और उनका 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका रिटन भी क्वालीफाई नहीं हुआ और कुछ का क्वालीफाई हुआ और उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी फ्रेश सिलेक्शन हुई है, यानी कि उन्होंने बिल्कुल जो है वो फ्रेश फ्रेश डिग्री की हुई है और विदिन 1 टू 2 ईयर और उनकी सिलेक्शन हुई हुई है। तो आप इसलिए इस बात पे परेशान ना हो कि एमफिल की पब्लिकेशंस क्या हैं और उसकी थीसिस का क्या आपका हुआ है। आपकी सिर्फ़ 16 ईयर एजुकेशन जो है वो मैटर कर रही होती है और आपकी परफॉर्मेंस रिटन में, एकेडमिक्स में और इंटरव्यू में ये डिफाइन करेगी। अच्छा जी, तो अगर कोई मेरे किसी पीपीएससी ग्रुप में ऐड नहीं है, क्योंकि मैंने और भी बहुत से सेशंस रखने हैं, मे बी लेक्चरर केमिस्ट्री के हवाले से एक दो और स्पीकर्स के साथ रखा जा सके। तो अगर कोई ऐड नहीं है या मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी
अपडेट गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से या तैयारी के हवाले से आपको इसी नंबर से मिलेगी 0300421923। ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर अपना नाम, अपना सब्जेक्ट या जो भी आपकी डिग्री है वो लिख के मैसेज कर दें और आपको जो है वो पीपीएससी का एक इंफॉर्मेशन वाला ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। जो लोग उसमें ऐड नहीं है उन्हें उनके साथ जो है वो लिंक शेयर कर दी जाएगा। बाकी बात रही जी केमिस्ट्री के सेशन की, तो अभी आप लोग बता दें कौन कौन, अगर लेक्चरर केमिस्ट्री का सेशन कंप्लीट तैयारी का स्टार्ट करवाया जाए तो आप में से कितने लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं? जो लोग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये व्हाट्सएप नंबर है 0300421923, इसके ऊपर अपना नाम लिख के और नीचे यस लिख के भेज दें। ठीक है, ये वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। आप अपने क्लास फेलोज के साथ और दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस लेक्चर को सुन के उनका भी फायदा हो सके। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, तो अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे तो किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला हो जाएगा। तो आप, क्योंकि एट द एंड पढ़ना तो आपने खुद है, तैयारी तो आपने खुद करनी है, तो अगर किसी को बेसिक पता चल जाएगी तो उसका भी फायदा होगा और आपको भी दुआएं मिल जाएंगी। तो आपके लिए सेशन रखने का मकसद यही है कि आप जो ब्लाइंड तैयारी करते हैं तो वो ना करें, आप किसी डायरेक्शन में तैयारी करें। एक क्वेश्चन है कि सर प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। सर, जिसने एमएससी यूएफ से की, इनकी प्रैक्टिकल रिपोर्ट थी, वही डीएमसी पे मेंशन है, वो लेकर जानी पड़ेगी क्या? देखिए जी, यूएफ से जो लोग डिग्री करते हैं तो उनको उनकी टेक्निकल रिपोर्ट होती है, जो बीएससी करते हैं या एमएससी करते हैं। तो आपको अपनी वो टेक्निकल रिपोर्ट साथ ले जाएं, और वो क्योंकि वो आपकी डिग्री के ऊपर मेंशन होती है, लेके जानी होती है, और आपने उसको अच्छे से पढ़ के भी जाना होता है आपने उसके अंदर काम किया क्या है। क्योंकि अगर आप सिर्फ रिपोर्ट ले जाएं और आपको पता ना हो अंदर क्या है और उसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग हो जाए, वो फिर आपको जो है ना वो डिसएडवांटेज होता है। तो वो आपने साथ लेके जानी होती है। वो आपका टेक्निकल रिपोर्ट है, वो आपकी थीसिस है या कोई प्रैक्टिकल रिपोर्ट है जो कि मेंशन्ड है आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, तो वो आप साथ लेके जाएंगे। कोई और क्वेश्चन है किसी का? कोई और सवाल? चलें जी, ठीक है, ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा। गूगल्स लाइसियम का यूट्यूब चैनल है। रुके, मैं आपको वो चैनल भी दिखा देता हूँ। बल्कि आप गूगल्स लाइसियम लिखें, ये नाम आप लिखें जी, गूगल्स लाइसियम यूट्यूब के ऊपर, तो चैनल आ जाएगा गूगल्स लाइसियम का। उसके ऊपर मजीद वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नंबर मैंने दे दिया, आप लोगों को कांटेक्ट कर लीजिएगा।